नमस्कार आप सभी को और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब बेहतर होंगे और अपनी तैयारी में मशगूल होंगे। तो आइए, बिहार में असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी के लिए जो लोग भी सोच रहे हैं, उसके लिए सबसे पहले आपको बिहार एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी कि आपको बिहार के बेट पास करना होगा या यूजीसी नेट पास करना होगा। तो यूजीसी नेट की तैयारी में सबसे जो बड़े बैरियर के रूप में आपके सामने आता है, सब्जेक्ट के साथ-साथ, वो है फर्स्ट पेपर। फर्स्ट पेपर की तैयारी कैसे करें और किस तरह से उसको सेक्शन वाइज जो 10 सेक्शन बांटे गए हैं, उसमें हम एक-एक सेक्शन को अच्छे से तैयार करके और कैसे उसमें बेहतर मार्क्स ला करके टोटल परसेंटेज में हम वृद्धि कर सकते हैं, उसी को लेकर के मैं आप सबके बीच हाजिर हूँ। और अरदास क्लासेज शुरू से यूजीसी नेट के फील्ड में अपने भूगोल विषय के साथ-साथ राजनीति विज्ञान, इतिहास, हिंदी, साहित्य इन सब में एक बेहतर प्रदर्शन किया है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि बिहार में असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी में अगर आप लगे हुए हैं, तो उससे पहले आप नेट की तैयारी करें, जो कि बेट के इक्वल या बेट की तैयारी भी करते हैं, बेट का एग्ज़ाम भी देते हैं, तो वहाँ आप सफल हों। आइए आज के टॉपिक में हम टीचिंग एप्टीट्यूड एक बेहतर सेक्शन माना जाता है। थोड़ा-सा जीके, जीएस और अन्य चीज़ों से हट के ये होता है, तो खास करके जो कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट्स हैं आप सब, जो तैयारी कर रहे हैं अलग-अलग एग्ज़ाम्स की, उनको लगता है कि थोड़ा एप्टीट्यूड टेस्ट में हमें प्रॉब्लम्स होती हैं, बाकी तो मतलब हम लोग कर सकते हैं। तो क्यों ना हम एप्टीट्यूड टेस्ट से शुरू करें। और हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों की एक लंबी समय से अपील थी कि सर आप हिंदी में लिखा करिए बोर्ड पे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आप तक ज़रूर पहुँचेगी और आप इसका ज़रूर लाभ उठाएँगे। तो आइए सबसे पहले शिक्षण अभिरुचि यानी टीचिंग एप्टीट्यूड के सेक्शन से शुरू करते हैं और देखते हैं कि उसके अंतर्गत हमें किन बिंदुओं पर ध्यान देना चाहिए, क्या-क्या पढ़ना चाहिए। सबसे पहली ज़रूरत वही होती है, किसी भी सेक्शन के अंदर हमें किन बिंदुओं पर, किन हेडिंग्स पर ध्यान दे करके अपनी तैयारी शुरू करनी चाहिए। तो सबसे पहले हम चैप्टर की शुरुआत में चाहेंगे शिक्षण अभिरुचि। टीचिंग एप्टीट्यूड। टीचिंग एप्टीट्यूड या शिक्षण अभिरुचि एक हिंदी का ऐसा शब्द है जो एक व्यापक रूप रखता है। साथ ही साथ अभिरुचि के अभिक्षमता के रूप में भी कई जगहों पे आपको हिंदी की बुक में लिखा मिलता है। हम उसको भी ध्यान में यहाँ रखते हुए एक वर्ड और आपके लिए डाल देते हैं, वो है अभिक्षमता। टीचिंग एप्टीट्यूड इंग्लिश में एक ही वर्ड है, लेकिन हिंदी में ये दोनों शब्द हैं। इसके अंतर्गत हमें क्या-क्या चीजें पढ़नी चाहिए? मुख्य रूप से अगर आप देखें तो सबसे पहले टीचिंग एप्टीट्यूड के अर्थ से, शिक्षण अभिरुचि के अर्थ से सवाल अक्सर पूछे जाते हैं। तो अर्थ के अंतर्गत आप क्या होता है उसको जानने के लिए डेफिनेशन जानेंगे, इसकी विशेषताओं को जानेंगे, इन सब चीजों को आप एक टॉपिक बना सकते हैं कि फर्स्ट टॉपिक में हमें ये सब चीजें जानना है। उसके बाद जब हम दूसरे नंबर पे आते हैं, तब होता है कि क्या इसके साथ-साथ हमें फिर जब इसमें इसके मीनिंग को समझते हैं, इसकी सिग्निफिकेंस को समझते हैं, इनकी विशेषताओं को अगर अच्छे से हम जान लेते हैं, तो क्या से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है कि आखिर शिक्षण अभिरुचि है क्या, होता क्या है और इसके अंतर्गत किन-किन पक्षों को शामिल किया जाता है। यानी कि अगर शिक्षण शब्द आया है, अभिरुचि शब्द आया है, तो दोनों के अपने अर्थ होंगे और दोनों के अर्थ को जब एक साथ हम मिलाते हैं, तो मिलाने के बाद क्या बनता है। अभिरुचि या एप्टीट्यूड वर्ड अपने आप में कितना महत्वपूर्ण है, उसको हमें समझना होता है। साथ ही साथ जब हम यही एप्टीट्यूड वर्ड किसी एडमिनिस्ट्रेशन वाले वर्ड में जोड़ते हैं, तो एडमिनिस्ट्रेटिव एप्टीट्यूड हो जाता है, यानी कि प्रशासनिक अभिरुचि। यही जब हम मैनेजमेंट में जोड़ते हैं, तो प्रबंधन अभिरुचि हो जाती है या अभिक्षमता हो जाती है। यही चीजें हम अगर रिसर्च में जोड़ते हैं, तो शोध अभिक्षमता या अभिरुचि हो जाती है। तो एप्टीट्यूड वर्ड अपने आप में एक ऐसा होलिस्टिक वर्ड है, जिसके मीनिंग में बहुत कुछ आप क्लियर कट समझ सकते हैं और वहीं से शुरुआत होती है इसकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी की। तो पहले आप इसको जानेंगे, फिर हो जाता है शिक्षण
शिक्षणकर्ता, अधिगम, अधिगमकर्ता, यानी कि टीचिंग टीचर, लर्निंग लर्नर। आसान है इंग्लिश में भी, बट दोनों चीजों को आप समझ सकते हैं। टीचिंग यानी शिक्षण, और जो टीचर है उसको शिक्षणकर्ता बोलते हैं। आप जो स्टूडेंट्स हैं, लर्नर हैं, उसको अधिगम बोलते हैं। और जो आप अध्ययन का काम कर रहे हैं उसको जो काम कर रहे हो अधिगम बोलते हैं। और जो आप कर रहे हैं तो आपको अधिगमकर्ता कहा गया। इनकी अपनी खासियत होगी, इनके कुछ विशेषताएं होंगे जिसके बारे में जानना जरूरी होता है, क्योंकि जब तक आप इन शब्दों के साथ सही से तालमेल नहीं बिठाते हैं, इनकी विशेषताओं को नहीं जानते, तो क्वेश्चन तक पहुंचना थोड़ा मुश्किल होता है। और बेसिक क्वेश्चन इन सबसे रहता है। खास करके सेट के एग्जाम, अभी मध्य प्रदेश सेट हुआ और मैं अभी कुछ वर्षों से कवर कर रहा हूँ। महाराष्ट्र सेट जो होता है, उधर के एरियाज में सब जगह इन बेसिक से क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। उत्तराखंड सेट में भी यही स्थिति रही। तो आइए, ये आपको जानना जरूरी होता है। इसके बाद इसमें कहा जाता है कि जो शिक्षण की पद्धतियां, जिसको मेथड्स बोलते हैं, वो कौन कौन सी हैं। यानी टीचिंग मेथड्स के अंतर्गत कौन कौन से मेथड्स हैं जिसके जरिए शिक्षण का कार्य, टीचिंग का कार्य संपन्न होता है। तो शिक्षण पद्धतियां, है ना, इसको आपको ध्यान रखना जरूरी होता है। क्योंकि टीचिंग मेथड्स से ही, जैसे आप अक्सर सुनते होंगे कि ये डिडक्टिव है, ये इंडक्टिव है, ये निगमनात्मक है, ये आगमनात्मक मेथड है, ये स्टूडेंट सेंट्रिक है, ये टीचर सेंट्रिक है, शिक्षक केंद्रित और छात्र केंद्रित, ये सब क्या होता है। ये सारे मेथड्स हैं और उन टीचिंग मेथड्स को हम शिक्षण पद्धतियां में रखते हैं। फिर आ जाता है शिक्षण का उद्देश्य। क्या उद्देश्य है आखिर। जो भी आप तरीका अपनाते हैं, थोड़ा सा एक थ्योरेटिकल चीजें आ जाएंगे। शिक्षण का उद्देश्य क्या होता है, किस तरह का डेवलपमेंट चाहते हैं आप विद्यार्थियों में। खास करके चूंकि हम उच्च शिक्षा की बात करेंगे यहाँ पर, तो यूजीसी नेट या बिहार एलिजिबिलिटी टेस्ट देते हैं या उत्तराखंड सेट देते हैं, कहीं पर भी स्टेट का जो एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है, उन सब में बात हायर एजुकेशन की जाती है। तो ऐसे टीचिंग का, ऐसे शिक्षण का क्या उद्देश्य होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो उसके जो जो कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे वो आपके लिए जानना जरूरी होता है। शिक्षण सामग्री, टीचिंग एड्स क्या क्या होते हैं। वो टूल्स, वो औजार या वो व्यवस्थाएं जो कि शिक्षा को, शिक्षण कार्य को बढ़ावा देने में, बेहतर तरीके से संपादित करने में जरूरी होता है, वो क्या क्या होते हैं और उनको हमें किस तरह से ध्यान रखना चाहिए कि कौन से टीचिंग एड्स किस प्रकार के हैं, कौन सा विजुअल है, कौन सा ऑडिबल है, कौन सा ऑडिबल विजुअल दोनों है, कौन से फिजिकल ना होकर के मेंटल है, या कहा जाए कि जिसको हम शिक्षण कार्य में एक बेहतर परफॉर्मेंस के लिए यूज करते हैं। तो ये शिक्षण सामग्री भी बहुत जरूरी है। उसके बाद आ जाता है कि शिक्षण सामग्री जब आप अलग अलग तरह के पढ़ते हैं, फिर आता है कि शिक्षा के ऊपर कुछ विद्वानों ने जो निर्धारित किए हैं शिक्षा से संबंधित, शिक्षण से संबंधित कुछ सिद्धांत, तो लास्ट में आप आते हैं तो आप कुछ लोगों के सिद्धांत को भी एक जगह लिस्ट करके उसको भी पढ़ सकते हैं। ब्लूम महोदय के बारे में आप सब जानते हैं, है ना, कौन कौन से डेवलपमेंट के लेवल होते हैं, कौन कौन से लर्निंग के लेवल होते हैं,
इन सब के बारे में हम लोग क्या करेंगे, सिद्धांत को एक जगह कैटेगराइज कर लेंगे। अब देखिए कि हम जितना भी इस टॉपिक के अंतर्गत जितनी बातें किए हैं उसको कंक्लूड किया गया कितने में, अगर नंबरिंग किया जाए तो 1 2 3 4 5 और 6, यानी मैक्सिमम 6 टॉपिक बन रहा है। अगर हम देखें तो 6 हेडिंग, इन 6 अध्यायों के अंतर्गत अगर हम किसी भी मैटर को, किसी भी लेक्चर को कंसाइज करके एक जगह करते हैं और फिर इससे जुड़े हुए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से अपने अध्ययन के स्तर को चेक करते हैं कि क्या हमने इसके अंतर्गत लेक्चर के हिसाब से जो चीजें देखा, जो चीजें हमने स्टडी मटेरियल के रूप में साथ साथ पढ़ा, क्या उन सब चीजों से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सॉल्यूशन निकल पाता है। तो एक तो ये ध्यान रखना है कि इसके साथ साथ आपको PYQ का ध्यान रखना होता है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चाहे जिस कमीशन का भी निकाल लें आप, जिस सेट का भी, अलग अलग स्टेट के और UGC नेट के, इन्हीं टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन वहां पर पूछे गए। उन क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर लेते हैं। उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के साथ साथ उसके जो हर ऑब्जेक्टिव में ABCD अगर 4 ऑप्शन दिए हुए तो हो सकता है कि इसमें से एक ऑप्शन आपका आंसर हो, लेकिन बाकी के 3 ऑप्शन क्या हैं, वो कहां से आया है, उससे जुड़े हुए इंफॉर्मेशन अगर आप कलेक्ट करते हैं तो आपके पास एक परफेक्ट आपका सेल्फ रिटेन नोट्स हो जाता है, जो आपके अध्ययन में, जो आपके स्टडी में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो टीचिंग एप्टीट्यूड या किसी भी सेक्शन को अगर आप फर्स्ट पेपर में पढ़ते हैं तो तरीका यही होना चाहिए कि ऑन द बेसिस ऑफ ट्रेंड एनालिसिस या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का एनालिसिस करने के बाद आप एक टॉपिक डिसाइड करते हैं कि दरअसल इन टॉपिक्स के हिसाब से अगर हम चीजों को तैयार रखते हैं तो हम पक्का जो है UGC के नेक तक पहुंच जाएंगे। यानी कि अगर कहीं से मिसाइल आ रहा है तो इंटरसेप्टिंग मिसाइल जो होगा वो हमें उसी रेंज में, उसी हिसाब से सेट करना होगा। तो हमें सबसे पहले ये जानना होगा, ये ध्यान रखना है, कसरत करने से या पहलवानी करने से, आपको बहुत ज्यादा मेहनत करने से अगर आप कोई गेम जीत जाते हैं, ऐसा नहीं है। मेहनत आप एक प्रॉपर स्ट्रेटजी के साथ आप सामने वाले की चाल पकड़ करके अगर करते हैं तो कम मेहनत में भी आप बड़े बड़े गेम जीत सकते हैं। नहीं पता चला कि हर बॉल आया, हर बॉल पे आप 6 ही लगाने की कोशिश कर रहे हैं, ये कौन कर सकता है? बड़े प्लेयर्स नहीं करते। बड़े प्लेयर अपने पिच का सेट किया होता है और वो वेट करता है कि इन चीजों में ऐसे आएगा, यहां से इस तरह से खेलेंगे। उनकी स्ट्रेटजी ऑन द बेसिस ऑफ ट्रेंड, ऑन द बेसिस ऑफ अटैक, ऑन द बेसिस ऑफ PYQ होता है, तो वो कभी चुक नहीं सकता। और वैसी स्थिति में आपके पास नोट्स कम से कम पेज के होंगे, ज्यादा बार आप उसको पढ़ सकते हैं, आप उसकी रिवीजन कर सकते हैं और सटीक होगा, बिल्कुल ही कोर होगा। अब प्योर चीजें होंगी आपके पास। आप ये सोचिए कि आप बिल्कुल ही गोल्ड लेके घूम रहे हैं, अब कोई बहुत ज्यादा सामान लेके घूम रहा है, कौन ज्यादा उसमें से होशियार माना जाएगा? कीमत किसकी ज्यादा होगी? तो आपके पास कम से कम चीजें हो लेकिन बहुत ऑथराइज, ऑथेंटिक, सटीक हो, निशाने एकदम से सही जगह पे लगाने वाला नोट्स हो, तो आपके रिजल्ट, आपके परसेंटेज ज्यादा होंगे। हमारे यहाँ से जितने भी बच्चों ने अभी तक UGC में मार्क्स हासिल किया है, उसकी मूल वजह यही रही है कि स्ट्रेटजी, प्लानिंग कैसे करते हैं कि कम समय में, कम पढ़ाने के बावजूद भी स्कोर अच्छा कर लेते हैं। वो पास कर जाने के बाद उनको यही लगता है कि कैसे कर गए एकदम से। तो मामला यही होता है कि जितना ज्यादा अनुभव होगा, जितनी बेहतरीन एक्सपीरियंस के साथ कोई आपके साथ चीजों को शेयर करेगा, हर किसी का अपना एक पार्टिकुलर फील्ड होता है। इसीलिए आपको ये ध्यान रखना होगा, अगर अरदास क्लासेज UGC नेट के लिए पिछले 10 वर्षों में एक बेहतरीन मुकाम हासिल करने की कोशिश किया है, RD कैंपस से लेकर के अरदास तक के इस नाम के सफर तक, तो इसकी अपनी एक स्पेशलाइजेशन है और यह स्पेशलाइजेशन हमेशा कायम रखा गया। आप 2017, 16, 18 के रिजल्ट के देखने के बाद आप 26 का रिजल्ट देखेंगे, जो अभी 25 वाला एग्जाम का रिजल्ट आया 26 में, वहां तक आपको एक से एक स्कोर मिलेंगे। और हमने वो चीजें इन्हीं स्ट्रेटजी के दम पे किया ताकि
आप एक बेहतर मार्क्स कैसे कम मेहनत में, कम समय में करके ला सकते हैं, क्योंकि सभी लोग हायर एजुकेशन के स्टेज तक आते-आते अलग-अलग कार्यों में व्यस्त होने लगते हैं। आप में से बहुत सारे बच्चे पीएचडी में इन्वॉल्व होंगे, तो पीएचडी की पढ़ाई के दौरान आपको इसके लिए कॉम्पिटिटिव होना 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे निकल आए बहुत है वो, उससे ज़्यादा नहीं मिलता है। जो फैमिली मेंबर्स में आप शामिल हो गए, फैमिलियर लाइफ में चलेंगे, उनके पास भी कम समय मिलता है। फ्रेश बच्चे जो एकेडमिक के अंतर्गत हैं, वो मतलब सोच लो कि उसके पास एकेडमिक के बाद जो समय मिलता है, उसी में वो तैयारी कर पाते हैं। तो सब कहीं न कहीं इस स्टेज पे आके इन्वॉल्व होते हैं, तो क्या तरीका अपनाया जाए कि 3 से 4 महीने मुश्किल से मिलते हैं, उसमें आपको यूजीसी नेट या कोई भी स्टेट का सेट पास करने का एक बेहतर रणनीति कोई बना करके उसके हिसाब से एप्रोप्रिएट मटेरियल, एप्रोप्रिएट लेक्चर तैयार करके आपको याद करवा दे, आपको अंडरस्टैंड करा दे और एग्ज़ाम के लिए तैयार करा दे। हमारी पहली सोच पहले दिन से यही रही है और हम कोशिश करते हैं कि आपको आपके सेल्फ इनबिल्ट करने की कोशिश करना, सेल्फ असेसमेंट की कोशिश करना कि आपके अंदर फर्स्ट वीक से तैयारी का सच में प्रभाव दिखना शुरू हो जाए। मैं उम्मीद करता हूं कि जरूर आप इन चीजों पर ध्यान देंगे और इसी के अगली कड़ी में जो हमने ये टीचिंग एप्टीट्यूड का एक सेक्शन शुरू किया है, इसके अगले सीरीज में इससे जुड़े हुए टॉपिक का डिक्लेरेशन लेकर के और उस वीडियो में हम आपके साथ इस चैप्टर पे फुल डिस्कशन करेंगे। मैं चाहता हूं कि इस लेक्चर के माध्यम से आप अलर्ट हो जाएं और अपनी स्ट्रेटजी बनाने में जिन चीजों को ध्यान में रखा जाना चाहिए उस पर पहले फोकस करें, उसके बाद मैटर, लेक्चर सब जायज माना जाएगा। अदरवाइज किताब कोई भी उठाए कहीं से और डर के मारे एग्जाम आ गया तो पढ़ना शुरू कर दिए, मेहनत भी होगा, आप बाद में परेशान भी होंगे, एक फ्रस्ट्रेशन होगा कि मेरा इस बार भी 4 नंबर से रह गया, 5 नंबर से रह गया, 2 नंबर से रह गया, किसी-किसी का पता ही नहीं चलता कितने ज्यादा नंबर से रह गया। तो ऐसी नौबत ना आए, इसीलिए स्ट्रेटेजिक प्लान मैं आपसे शेयर किया हूं। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपके लिए यूजफुल होगा और आपकी तैयारी में इसका एक बेहतर रोल होगा ताकि अगले लेक्चर से आप सिस्टमेटिक चीजों को पढ़ सकें। बहुत बहुत धन्यवाद।